नमस्कार, मेरा नाम राम कल्याण मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो समसामयिक नई प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था। सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्यों तथा पूर्वी यूरोप के देशों ने लोकतंत्र और मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर अपने कदम बढ़ाने का निर्णय लिया है। सोवियत नागरिकों ने पिछले 75 वर्षों तक एक कड़वा फल चखा था। उन्होंने पूंजीवाद के विरुद्ध एक बेहतर तंत्र बनाने के लिए कम्युनिज्म का निर्माण करने का प्रयत्न किया, किंतु उनका प्रयत्न अत्यंत निराशाजनक रूप में असफल रहा। 1989-91 के वर्षों में अनेक देशों का कम्युनिस्ट साम्राज्य ताश के महल की भांति धराशायी हो गया। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के नागरिकों के सामने अब इसके अतिरिक्त कोई चारा न था कि वे साम्यवाद को अपने देश से किसी गंदगी की तरह साफ कर दें और अपनी उन्नति के लिए नवीन उपायों की खोज करें। मुक्त अर्थव्यवस्था या पूंजी तंत्र ने अपनी क्षमता को पिछले 2 शताब्दियों से सिद्ध किया हुआ है। अतीत और वर्तमान में अनेक प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालियां पूंजीवाद की प्रणाली को समाप्त कर इसकी जगह लेने आती रही, किंतु कोई भी प्रणाली इतनी उत्पादनशील सिद्ध नहीं हुई जितना कि मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था का सिद्धांत और उसकी कार्यप्रणाली रही। ऐसा इसलिए हुआ कि पूंजीवाद एक प्राकृतिक शक्ति है जो मानवीय स्वभाव में गहरी बैठी हुई है। इसके साथ ही पूंजीवाद में नई स्थितियों या वातावरण को बदलने का प्रशंसनीय लचीलापन है। आज जिस पूंजीवाद को हम अमेरिका या पश्चिमी यूरोप में देखते हैं वह पहले जैसा पुरातनपंथी न होकर बहुत उन्नत, प्रगतिशील और मानवीय आर्थिक प्रणाली के रूप में है। अब त्वरित आर्थिक विकास के लिए दुनिया के अधिकांश देशों ने पूंजीवादी मॉडल या बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था का सिद्धांत अपना लिया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं मुक्त व्यापार, प्रतियोगिता, स्वतंत्र समझौते, बाजार तथा बाजारू समाज। आर्थिक क्षेत्र में राज्य का कम से कम नियंत्रण, निजी संपत्ति और आर्थिक स्वतंत्रता। अगली जो प्रवृत्ति है वह है यूरोप के एकीकरण की दिशा में बढ़ते चरण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप एक विभाजित यूरोप का परिचायक था। यूरोप कई ढंग से विभाजित हो गया। पूर्वी और पश्चिमी यूरोप, पूंजीवादी और साम्यवादी यूरोप, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी, नाटो और वार्सा पैक्ट देश, अमेरिकी समर्थक और सोवियत पिछलग्गू राष्ट्र आदि। पिछले 1 दशक से यूरोप के एकीकरण की प्रक्रिया काफी तीव्र हुई। साम्यवाद और पूंजीवाद, पूर्वी और पश्चिमी यूरोप, नाटो और वार्सा देशों का कृत्रिम विभाजन अब समाप्त हो गया। यूरोपीय संघ का निर्माण प्रगति पर है और जनवरी 1991 से संयुक्त यूरोपीय मुद्रा का औपचारिक चलन प्रारंभ हो गया। 11 दिसंबर 1991 को संपन्न मैट्रिक्स संधि यूरोपीय एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह है। इस संधि के तहत यूरोपीय समुदाय के देशों में समान मुद्रा का चलन हुआ। संधि के अनुसार समान मुद्रा के साथ साथ 1 जनवरी 1999 से एक यूरोपीय केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। 1 मई 2004 को यूरोप के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना हुई और 10 नए राज्यों ने यूरोपीय संघ की सदस्यता ग्रहण की, जिनमें से 8 देश तो पूर्वी सोवियत गुट के सदस्य रह चुके हैं। ये देश है हंगरी, साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्तोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड,
स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। यूरोपीय संघ की सदस्य संख्या बढ़कर 25 हो गई है। 29 अक्टूबर 2004 को 25 सदस्यीय यूरोपीय संघ के पहले संविधान के मसौदे पर यूरोप के राजनेताओं ने रोम के कैपिटोलाइन हिल स्थित कैपिटल हॉल में हस्ताक्षर किए। संविधान को सदस्य राष्ट्रों की संसदों के अनुमोदन के पश्चात 2007 तक लागू करने की योजना थी, किंतु यूरोप की राजनीतिक एकता के मार्ग में एक बड़ा अवरोध 19 मई 2005 को उस समय उत्पन्न हुआ जब यूरोपीय संघ के संविधान को फ्रांस की 55% जनता ने जनमत संग्रह में ठुकरा दिया। इसके बाद नीदरलैंड की जनता ने भी जनमत संग्रह में संविधान को अस्वीकृत कर दिया। दोनों देश यूरोपीय संघ के जन्मदाता हैं। मई जून 2005 में यूरोपीय संघ की दुनिया ही बदल गई। संघ के जन्म लेने वालों ने ही इसके संविधान को नकार दिया। फ्रांस और हॉलैंड में खासे घरेलू कारण भी रहे। 13 दिसंबर 2007 को 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ के सदस्यों ने संघ के निर्णय प्रक्रिया सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण संधि का लिस्बन में हस्ताक्षर किए। वर्तमान में यूरोपीय संघ की सदस्य संख्या बढ़कर 28 हो गई है। ये संधि उस प्रस्तावित संविधान के स्थान पर लाई गई जिसे फ्रांस और नीदरलैंड में 2005 में जनमत संग्रह में खारिज कर दिया गया था। ये संधि 1 दिसंबर 2009 से लागू हो गई। ये संधि यूरोप के एकीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। अगला है नव उपनिवेशवाद। विकासशील देश उपनिवेशवाद का विरोध कर रहे हैं और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना चाहते हैं, किंतु हाल ही में गेट के महानिदेशक आर्थर डुंकेल के प्रस्तावों से नव उपनिवेशवाद का खतरा बढ़ गया। परंपरागत रूप से गेट केवल वस्तुओं के व्यापार से संबंधित नियम ही बनाता रहा है, जिनमें मुख्यतः निर्मित माल ही सम्मिलित है, जबकि उरुग्वे वार्ता के 8वें दौर में परंपरा से हटकर वार्ता क्षेत्र में विस्तार किया गया तथा पहली बार वार्ता सूची में 4 नए क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ये क्षेत्र व्यापार से संबंधित निवेश उपाय, बौद्धिक संपत्ति अधिकार के पहलुओं से संबंधित व्यापार, सेवाओं में व्यापार तथा कृषि। गेट वार्ता की सूची में ये क्षेत्र विकसित देशों के आदेश से शामिल किए गए। विकासशील देशों की दृष्टि में गेट समझौते का सर्वाधिक ऋणात्मक पहलू ये है कि वह केवल व्यापार तक ही सीमित नहीं है। इसमें कृषि सब्सिडी, बौद्धिक संपदा अधिकार, विदेशी निवेश उपायों तथा सेवाओं को भी शामिल कर लिया गया है। इस समझौते में विकासशील देशों की मांगों तथा आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। केवल विकसित देशों के व्यापार, प्रसार तथा हितों को ही आगे बढ़ाने की चेष्टा की गई। गेट समझौते को स्वीकार कर लेने से विकासशील देशों के विकास उद्देश्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा है। कृषि के क्षेत्र में पेटेंट अधिकार लागू हो जाने की दिशा में विकासशील देशों को विकसित देशों से कृषि संबंधी तकनीक खरीदने के लिए भारी मूल्य चुकाना होता है। गेट समझौता नव उपनिवेशवाद का प्रतीक है और यह विकासशील देशों पर ऐसी नीतियां थोपने लगा है कि वे अपने विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने में असमर्थ होते जा रहे हैं। धन्यवाद।